हेलो स्टूडेंट, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोसेसर के इंटरनल स्ट्रक्चर की, यानी कि प्रोसेसर की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी होती है। प्रोसेसर अंदर से कौन कौन से प्रोसेसर के अंदर सेक्शन होते हैं, वो कैसे काम कर रहे होते हैं। तो जो सबसे पहले आपको जो यहाँ समझना पड़ेगा, वो दो शब्द आपको अक्सर बुक्स में देखने को मिलते हैं। एक होता है ट्रांजिस्टर और एक होता है रजिस्टर। तो हम यहाँ पहले उन दो को ही समझ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और रजिस्टर क्या होते हैं। तो देखिए, प्रोसेसर के अंदर जो ट्रांजिस्टर हैं, इनका काम होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो ट्रांजिस्टर करेंगे, और वही जो डाटा आपका स्टोर होता है, जो भी प्रोसेसर के अंदर जो भी काम चल रहा है, उसका जो आउटपुट आएगा या जो भी डेटा आया हुआ है काम करने के लिए, वो सारा जहाँ स्टोर होता है, जो भी जानकारी स्टोर करी जा रही है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो, जहाँ वो स्टोर करे जा रहे हैं वो रजिस्टर हो जाएंगे, और जो काम करा जा रहा है वो ट्रांजिस्टर करेंगे। तो किसी प्रोसेसर के अंदर क्योंकि काम लगातार हो रहा है, और जो ALU होता है किसी प्रोसेसर के अंदर वो काम करता है, मैं आपको आगे जाके ALU बताऊंगा। तो जो काम होता है वो ट्रांजिस्टर करते हैं, और जो स्टोरेज का काम होता है वो रजिस्टर करते हैं। तो किसी रजिस्टर का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटी और सबसे तेज मेमोरी जो है वो रजिस्टर कहलाती है। जबकि ट्रांजिस्टर का काम होता है केवल कैलकुलेशन करना। किसी प्रोसेसर के अंदर जो ALU के अंदर जो मेन पार्ट होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे। अगले एक प्रोसेसर के अंदर लगभग अरबों या लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं जो कैलकुलेशन करते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और रजिस्टर क्या होते हैं, क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वहाँ कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो रजिस्टर डाटा स्टोर करने का काम करेंगे, या जो भी स्टोरेज है उसका तरह से काम करते हैं, और ट्रांजिस्टर आपका कैलकुलेशन का काम करते हैं। अब प्रोसेसर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए, प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होता है। तो प्रोसेसर के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कई सारे सेक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। पहला जो सेक्शन है वो बोला जाएगा ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ पर दिया हुआ है आपको ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसे अंक गणितीय और तार्किक इकाई भी कहा जाता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट यूनिट किसी प्रोसेसर के अंदर होती है वो होती है कंट्रोल यूनिट। इसके बाद थर्ड जो होती है, कंट्रोल यूनिट को नियंत्रण इकाई भी कहा जाता है। एग्जाम्स में कई बार नियंत्रण इकाई के नाम से क्वेश्चन आता है। उसके बाद होता है रजिस्टर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स किसी प्रोसेसर के अंदर होते हैं। उसके बाद होती है कैश मेमोरी, और बस एक अलग से सेक्शन है जो मैं आपको प्रोसेसर के साथ ही पढ़ाऊंगा। लेकिन जो बस होती है वो प्रोसेसर के अंदर नहीं होती, प्रोसेसर के बाहरी जो कनेक्शंस होते हैं उनको बस कहा जाता है। तो मैं आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। हाल फिलहाल जो इंटरनल चीजें हैं प्रोसेसर के अंदर की, वो है ALU और कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स और कैश मेमोरी। ये चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ समझना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा, एक सेक्शन आपको ALU दिख रहा है, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है कंट्रोल यूनिट, और बाकी बहुत सारे जो PCIR ये सब लिखा हुआ है, ये सारे के सारे रजिस्टर्स हैं। किसी कंप्यूटर में कई तरह के रजिस्टर्स होते हैं, तो उनको अलग अलग कार्यों और स्टोरेज के नाम पे जो है अलग अलग उनको नाम दिए गए हैं। तो ओवरऑल ये सारे के सारे आपके रजिस्टर्स हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट आपका सेक्शन होता है कैश मेमोरी का। तो कैश मेमोरी प्रोसेसर के अंदर ही होती है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं, हम ALU के बारे में समझते हैं कि ALU क्या होता है। तो पहली बात, तो ALU का फुल फॉर्म भी होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हिंदी में इसे बोला जाएगा अंक गणितीय और तार्किक इकाई। प्रोसेसर के अंदर एक ऐसी यूनिट जिसमें अंक गणित यानी कि गणनाएं और जो लॉजिक होते हैं, तर्कों को, दोनों को सुलझाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था या पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि किसी कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो कहाँ होती है, वो प्रोसेसर के अंदर होती है। लेकिन अगर और थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोसेसर के अंदर कैलकुलेशन कहाँ होती है, तो फिर आपका जवाब जो लगेगा वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट लगेगा। तो क्योंकि किसी प्रोसेसर के अंदर जो भी कैलकुलेशन या गणना होती है वो ALU के अंदर होती है। और अभी मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर, तो किसी प्रोसेसर का जो ALU होता है वो अरबों लाखों ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है। ये पॉइंट जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि किसी कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन प्रोसेसर के अंदर होती है, लेकिन अगर किसी प्रोसेसर के अंदर कैलकुलेशन की बात की जाए तो वो होती है ALU के अंदर। जो अंक गणितीय गणनाएं होती हैं और जो तुलनाएं होती हैं यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, वो दोनों के दोनों ALU में ही पूरे किए जाते हैं। और ये किसी प्रोसेसर का इंटरनल पार्ट है। ALU जो है प्रोसेसर के अंदर होता है। अब ALU के क्वेश्चन में ही कई बार आपसे पूछ लिया जाता है
कि अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है अरिथमेटिक ऑपरेशन, जहां पर जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे हो, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, अगर उसकी बात की जाए तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर गिने जाते हैं। वहीं अगर कोई चीज किसी चीज से छोटी है, बड़ी है, तुलना हो रही है, बड़ी है, बराबर है, छोटी है, तो ये आपके आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन किसी प्रोसेसर के अंदर होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी प्रोसेसर के अंदर, कंट्रोल यूनिट। इसे हिंदी में बोला जाता है नियंत्रण इकाई। तो किसी प्रोसेसर के अंदर जितना भी कार्य हो रहा होता है, जैसे आपको बताया था मैंने कि प्रोसेसर काम करता है इंस्ट्रक्शन पर, डेटा भी होगा, इंस्ट्रक्शन पर भी होगा और उस पर काम करा जाएगा। तो काम जो करा जाएगा वो कौन संभालेगा, कौन करवाएगा? तो किसी प्रोसेसर के अंदर जो जितना भी जो काम हो रहा होता है या जो भी जितने भी सेक्शन है उन सबको जो कंट्रोल करेगा वो होता है फिर आपका कंट्रोल यूनिट। एक ऐसी यूनिट जो प्रोसेसर के अंदर होने वाले सभी कार्यों और उसके अंदर जो डेटा का प्रवाह हो रहा है या डेटा जो फ्लो हो रहा है उसको नियंत्रित करेगा, वो होगा कंट्रोल यूनिट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रोसेसर के अंदर होने वाले सभी कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाता है कंट्रोल यूनिट या फिर नियंत्रण इकाई। आपको मैंने कल बताया था कि इंस्ट्रक्शन साइकिल, प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन साइकिल, वहां पे मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि 3 चरणों में पूरी होती है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो जो डिकोडिंग होती है कि समझना, काम किसी काम को करवाने के लिए समझना पड़ेगा, तो जो डिकोडिंग वाला फेज होता है वो किसी प्रोसेसर का जो है कंट्रोल यूनिट के अंदर ही होता है। कंट्रोल यूनिट ही किसी इंस्ट्रक्शन को समझती है और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करवाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि किसी इंस्ट्रक्शन को समझने का कार्य प्रोसेसर में कहाँ किया जाता है? तो किसी इंस्ट्रक्शन को समझना और उसके आधार पर कार्यों का संचालन, ये काम भी कंट्रोल यूनिट ही करवाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा प्रोसेसर के अंदर वो आएगा रजिस्टर का। तो अभी रजिस्टर मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही छोटी और सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है। देखिए प्रोसेसर के अंदर भी काम हो रहा है, लगातार हो रहा है, डाटा को रखा भी जाएगा और आगे आउटपुट को भी निकलने के बाद थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा। तो जहां भी स्टोरेज की बात आ जाएगी तो प्रोसेसर के अंदर जो भी स्टोरेज सेक्शन होते हैं वो रजिस्टर से मिलकर बने होते हैं। रजिस्टर बहुत ही छोटी और सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है। और रजिस्टर्स जो है डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं किसी प्रोसेसर के अंदर, अलग अलग डाटा होल्ड करने के लिए, अलग अलग डेटा को रखने के लिए किसी प्रोसेसर के अंदर अलग अलग रजिस्टर्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, ऊपर जो अपना इमेज आया था कि इसके अंदर बहुत सारे आपके रजिस्टर्स, मैंने अलग अलग सेक्शन थे, ये सारे के सारे रजिस्टर्स हैं। अब अलग अलग रजिस्टर्स का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है पीसी प्रोग्राम काउंटर, ये भी एक रजिस्टर है। आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये भी एक काउंटर है। जीपीआर जनरल पर्पस रजिस्टर, ये भी रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर एसीसी लिखा हुआ है, ये एक्यूमुलेटर होता है, ये भी रजिस्टर होता है। एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये भी रजिस्टर है। उसके अलावा है एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर, एमडीआर को कई बार एमबीआर भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेमोरी बफर रजिस्टर। तो ये सारे के सारे आपके किसी प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स के टाइप हैं, रजिस्टर्स के प्रकार हैं। तो यहाँ जो हमारा पहला रजिस्टर है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आपका है आईआर, इससे बोला जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है? जो कार्य एएलयू में वर्तमान में चल रहा है, जो कार्य एएलयू में वर्तमान में चल रहा है उसके निर्देश आईआर यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में रखे होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है, अपना नाम खुद ही बता रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसका नाम है। तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन रखे होंगे और इंस्ट्रक्शन भी कौन से? जो करंट में, जो वर्तमान में जो कार्य किसी एएलयू के अंदर चल रहा है उसके इंस्ट्रक्शन रखे जाएंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो इसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टर होता है वो है पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर। तो देखिए जो काम वर्तमान में चल रहा है उस कार्य के बाद जो अगला कार्य होगा तो अगले काम का जो निर्देश है उस निर्देश को नहीं रखा जाएगा प्रोग्राम काउंटर में, वो निर्देश कहां पर रखा है उसका पता प्रोग्राम काउंटर में रखा जाएगा। फिर से समझिए,
आईआर के अंदर जो रखा था वो रखा था आपके जो एएलयू में काम चल रहा है उसका इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट जो है आईआर में रखा हुआ था, लेकिन प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन नहीं रखा होता, अगला जो काम होना है उसके इंस्ट्रक्शन का जो पता है वो रखा मिलेगा प्रोग्राम काउंटर में। तो वही यहां पर दिया गया है कि किए जाने वाले अगले कार्य के निर्देश का पता पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर में रखा जाता है। अब यहाँ देखिए दोनों में कंफ्यूजन भी होगा और अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। जो आईआर है, आईआर में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रखा होता है, क्योंकि जो काम अभी करंट में चल रहा है वो आईआर के अंदर रखा होगा उसका इंस्ट्रक्शन, जबकि जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें निर्देश को न रखते हुए निर्देश का पता रखा होता है। जो अगला निर्देश होगा यानी कि अगला इंस्ट्रक्शन जो होगा उसका पता रखा जाएगा प्रोग्राम काउंटर में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रजिस्टर है उससे बोला जाएगा जीपीआर। तो जीपीआर मतलब होता है जनरल पर्पज रजिस्टर। साधारण से रजिस्टर होते हैं, प्रोसेसर इसका उपयोग अपने अनुसार करता है, इन्हें कहा जाता है जीपीआर, जनरल पर्पज रजिस्टर। तो प्रोसेसर अपनी आवश्यकता अनुसार जिन रजिस्टर्स को उपयोग कर रहा है उन्हें कहा जाएगा जीपीआर। तो ये तो इसके नाम से ही आपको याद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक शब्द होता है इसके अंदर एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर तो ये भी एक जनरल पर्पज रजिस्टर ही होता है, बस इसका काम थोड़ा सा अलग होता है। प्रोसेसर के अंदर जो भी कैलकुलेशन चल रही है उसकी जो रिजल्ट होगा, जब भी रिजल्ट सेव करने की बात आएगी और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी गणना के परिणाम को या किसी गणना के मध्यवर्ती परिणाम को कहाँ सेव किया जाता है, तो उस रजिस्टर का नाम फिर हो जाता है एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर दिया भी गया है किसी गणना के दौरान मिलने वाले मध्यवर्ती परिणाम को एक्यूमुलेटर नाम के रजिस्टर में सेव किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टर है वो है आपका एमएआर। इसे बोला जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और जो नेक्स्ट आपका है वो एमडीआर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, या फिर इसे बोला जाता है मेमोरी बफर रजिस्टर। इन दोनों के काम को समझने के लिए मैं आपको अलग से देखिए एक सेक्शन बता देता हूं। एमएआर और एमडीआर का क्या काम होता है। मैंने आपको कल बताया था कि जो प्रोसेसर है उसके अंदर डेटा कहां से आता है। जो सीपीयू है उसके अंदर डेटा हमेशा आता है रैम से। उसके अंदर डेटा आ रहा है आपका रैम से। तो जब भी प्रोसेसर को डेटा रैम से लेना होगा तो प्रोसेसर एक एड्रेस को फाइंड करेगा, रैम के अंदर उस पते को बताएगा जहां से डेटा को लिया जाना है। तो वो जो एड्रेस होता है वो करा जाता है एमईआर के अंदर, लोड करा जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। तो कुल मिला के एमईआर एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर मेमोरी से जिस स्थान से डेटा को उठाना है उस जगह का पता रखा जाता है। उस जगह के पते को लोकेट करने के लिए एमईआर का उपयोग किया जाता है। रैम के अंदर दो ऑपरेशन होते हैं प्रोसेसर के द्वारा, या तो लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा। तो मेमोरी के अंदर से यानी कि रैम के अंदर से जिस भी स्थान से डेटा को लिखना है या उस स्थान पर डेटा को पढ़ना है, तो उसका पता हमेशा एमईआर में रखा होगा। उसका पता हमेशा एमईआर में रखा होगा। और जब उस पते को फाइंड कर लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए इस लोकेशन से डेटा को पढ़ना था या इस लोकेशन पर डेटा को लिखना है, तो जब इस लोकेशन को एमईआर फाइंड कर लेगा तो इस स्थान पर रखे डेटा को प्रोसेसर के अंदर एमडीआर में भेजा जाएगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर में भेजा जाएगा। ये एक अलग अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो प्रोसेसर के अंदर जो डेटा रैम से आएगा उस स्थान को या तो उस स्थान पर डाटा जाएगा या उस स्थान से डेटा को लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा। कोई कुल मिला के मेमोरी का एक ऐसा स्थान जहां से डेटा को लिखा जाना है या जहां पर डेटा को पढ़ा जाना है प्रोसेसर के द्वारा, उस स्थान का पता हमेशा एमईआर में रखा जाता है। और जब उस स्थान को पता लगा लिया जाता है कि मेमोरी में वो जगह कहां पर है, तो उस जगह से उस जगह पे जो डेटा मिलेगा वो आपका जाएगा फिर एमडीआर में लोड करा जाएगा, एमडीआर के अंदर प्रोसेसर के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। इसका अगर उल्टा देखें, अगर प्रोसेसर ने कोई काम करा है उस डाटा को उसको रैम के अंदर रखना है, तो उस डेटा को पहले एमडीआर में रखा जाएगा, फिर एमईआर उस पते को बताएगा जहां पर उस डेटा को रखना है, और फिर उस डेटा को एमडीआर के थ्रू वहां रैम के अंदर रख दिया जाएगा। इस तरीके से एमईआर और एमडीआर का कॉन्सेप्ट होता है। तो इनके फुल फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे। और आपको जो मैंने बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है प्रोसेसर की, वो 3 फेज में पूरी होती है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डिकोड जो होता है वो होता है किसी प्रोसेसर के अंदर
कंट्रोल यूनिट में। तो अब फेचिंग का मतलब होता है मेमोरी से डेटा को पढ़ना। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फेचिंग कहाँ होगी। फेचिंग होगी MAR और MDR के थ्रू। फेचिंग किसके थ्रू होगी? MAR और MDR के थ्रू। तभी इनके थ्रू ही डाटा को लाया जाएगा, या प्रोसेसर के अंदर डाटा को लाया जाएगा, या प्रोसेसर के डेटा को मेमोरी के अंदर ले जाया जाएगा। लाने ले जाने का काम कौन करेगा? MAR और MDR दोनों कंबाइंड रूप से मिलकर करते हैं। और जो कंट्रोल यूनिट है वो किसी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम करती है। तो यहाँ पर जो डिकोड हो रहा था वो कंट्रोल यूनिट के अंदर हो रहा है, और जो फेचिंग हो रही है वो MAR MDR के माध्यम से हो रही है। अब यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूशन में बता देता हूँ। किसी काम को जब डेटा आ गया है और उस डेटा को जो है डिकोड कर लिया गया है कि क्या काम करवाएं, तो फाइनली फिर उस काम को कर दिया जाएगा। और काम किसी प्रोसेसर के अंदर होता है ALU में। तो यहाँ पर तीनों सेक्शन आपके क्लियर हो गए। फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताए थे वो यहाँ फिर से क्लियर हो रहे हैं कि फेचिंग हो रही है MAR MDR के माध्यम से, मतलब डेटा को लेके आना प्रोसेसर के अंदर, मेमोरी से डेटा को पढ़ना, ये हो जाएगा फेचिंग। तो वो होगा MAR MDR के माध्यम से। जो डिकोड होगा मतलब इंस्ट्रक्शन को समझना कि क्या काम करना है और किस डेटा पे करना है, वो जो डिकोडिंग होगी वो कंट्रोल यूनिट कर देगी। और उसके बाद फाइनली जो काम को करा जाएगा वो ALU में कर दिया जाएगा। तो फेचिंग होती है MAR MDR में, डिकोडिंग होगी कंट्रोल यूनिट में, और एग्जीक्यूशन जो होता है वो होता है ALU के अंदर। तो MAR MDR आपको समझ में आ गए होंगे कि मेमोरी से जिस स्थान से डेटा को पढ़ना है या लिखना है, उस स्थान का पता MAR में रखा जाएगा। फिर उस पते को पता लगाने के बाद कि मेमोरी में वो पता कहाँ पर है, उस स्थान पर जो भी डेटा रखा जाएगा उसको MDR के अंदर लोड कर दिया जाता है। इस तरीके से MAR और MDR काम करते हैं। इसके बाद जो ये रजिस्टर्स आपके ऑलमोस्ट सभी तरह के क्लियर हो गए हैं। मैंने आपको बता दिया, IR बता दिया है, प्रोग्राम काउंटर बता दिया, GPR बता दिया, MAR बता दिया है, MDR बता दिया है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो प्रोग्राम काउंटर है वो ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर जो अगला कार्य होना है उसके निर्देश का पता रखा जाएगा। अगले निर्देश का पता रखा जाएगा प्रोग्राम काउंटर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो होता है जिसके अंदर जो प्रोसेसर के अंदर काम वर्तमान में चल रहा है उसका इंस्ट्रक्शन रखा होगा। जनरल पर्पस रजिस्टर जो नॉर्मली जो प्रोसेसर अपने अकॉर्डिंग यूज करता है वो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। उसमें भी एक स्पेशल नाम होता है एक्यूमुलेटर। एक ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर किसी गणना के परिणाम को रखा जाए तो वो हो जाता है एक्यूमुलेटर। उसके बाद MAR MDR मैंने अभी आपको बताया कि किसी एड्रेस, मेमोरी के किसी एड्रेस को पता लगाने के लिए MAR उस पते को रखेगा और उस स्थान से डेटा को जो है MDR में लोड करा जाएगा। इस तरीके से ये आपके सारे रजिस्टर किसी प्रोसेसर के अंदर होते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा कैश मेमोरी का। देखिए कैश मेमोरी क्या होती है। तो पहली बात तो आपको बता दूं कि कैश मेमोरी प्रोसेसर के अंदर ही होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर होता है कि जो प्रोसेसर के अंदर डेटा आता है वो आता है रैम से। तो ये आपका CPU हो गया, इसके अंदर डेटा आएगा रैम से, और रैम के अंदर डाटा आता है हार्ड डिस्क से। अब रैम का उपयोग क्यों किया गया था? क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा स्लो थी और प्रोसेसर को डाटा जल्दी से देना था, इसलिए इनके बीच में रैम को लगाया गया। रैम हार्ड डिस्क की तुलना में तेज होती है और जल्दी से डेटा प्रोसेसर को देती है, इसलिए रैम का उपयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि जो प्रोसेसर होता है वो इतना ज़्यादा तेज होता है, कल भी आपको बताया था कि लगभग 3 करोड़ साइकिल को 1 सेकंड में पूरा करता है, तो बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो ऐसी कंडीशन में रैम भी प्रोसेसर की तुलना में बहुत धीमी पड़ जाती है। तो प्रोसेसर के अंदर ही एक बहुत ही तेज मेमोरी और यूज की जाती है जिससे बोला जाता है कैश मेमोरी, जिससे बोला जाएगा कैश मेमोरी। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैश मेमोरी प्रोसेसर के अंदर ही होती है, बहुत ही तेज मेमोरी होती है। तो यहाँ पर वही आपको दिखाया गया है, यह एक तीव्र मेमोरी होती है और प्रोसेसर के अंदर ही होती है। यह प्रोसेसर और रैम के बीच में काम करती है। तो अगला कॉन्सेप्ट आपका बनेगा कि कैश मेमोरी कहाँ काम करती है। तो देखिए जो नॉर्मल रैम होती है वो काम करती है हार्ड डिस्क और प्रोसेसर के बीच में, वहीं जो कैश मेमोरी है वो काम करती है आपका जो रैम है और प्रोसेसर है उसके बीच में।
और जो कैश मेमोरी होती है वो रैम से तेज होती है हमेशा, लेकिन प्रोसेसर से धीमी होती है। इस तरीके से कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए आपको और कैश मेमोरी बेटर तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख भी रहा होगा कि ये आपका प्रोसेसर है और यहाँ मेन मेमोरी है, मतलब रैम है। इनके बीच में जो है कैश मेमोरी काम कर रही है। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए सीपीयू है और यहाँ जो है रैम है। इनके बीच में मल्टी लेवल कैश मेमोरी लगी हुई है, कैश 1, कैश 2, कैश 3। तो कैश मेमोरी हमेशा काम करती है प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के बीच में काम करती है। अब कैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो जान लीजिए। कैश मेमोरी को L1, L2 या L3 मेमोरी भी कहा जाता है। L1, L2, L3 कैश के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको आगे जाके मेमोरी में पढ़ाऊंगा, हाल फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि कैश मेमोरी जो है वो एस रैम होती है, यानी कि स्टैटिक रैम होती है। ये कॉन्सेप्ट आगे मेमोरी में आएगा, पर यहाँ आपको मैंने बता दिया कैश रैम जो है स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम का प्रकार होती है। एस रैम बोला जाता है कैश मेमोरी को कई बार, और उसी कॉन्सेप्ट पर ये काम भी करती है। तो कैश मेमोरी फिर से आपको बता देता हूँ, बहुत ही तेज मेमोरी है, प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के बीच में काम करती है, प्रोसेसर के अंदर पाई जाती है। इसे L1, L2, L3 के नाम से भी जाना जाता है और एस रैम की बनी होती है, एस रैम के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बस का है। देखिए बस क्या होता है। कंप्यूटर में ऐसा कोई भी तार या ऐसी लाइन जिनमें डेटा आता या जाता है, उन्हें टेक्निकली बस कहा जाता है। जैसे नॉर्मल लाइफ की भी अगर बात करें, नॉर्मल लाइफ में जो बस का काम क्या होता है, सवारी या पैसेंजर को इधर से उधर लेके जाना। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर जिन तारों या वायर्स या सर्किट के अंदर डाटा इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है, उन्हें बस कहा जाता है कंप्यूटर में। तो बस का काम होता है केवल डाटा को इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके लाना या ले जाना। बस से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे देखिए बस की विड्थ क्या होती है, बस की विड्थ क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई बस है, जैसे मान लीजिए बस है, तो इसमें जितनी तारों की संख्या बढ़ती जाएगी उतनी बस की विड्थ बढ़ती जाएगी। तो बोला जाता है, कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कि किसी बस की चौड़ाई उसमें उपस्थित तारों की संख्या होती है, और जैसे जैसे बस के तार बढ़ते जाएंगे बस की चौड़ाई यानी बस की विड्थ भी बढ़ती चली जाएगी। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बस की स्पीड। बस की स्पीड, तो किसी बस में डाटा एक सेकंड में जितना डाटा इधर से उधर ट्रांसफर होता है उसे बस की स्पीड कहा जाता है। जनरली बस की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बस बैंडविड्थ। ये तीन शब्द आते हैं बस से, बस विड्थ, बस स्पीड और बस बैंडविड्थ। तो बस बैंडविड्थ मतलब होता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में अधिकतम कितना डाटा बस ट्रांसफर कर सकती है, वो उस बस की बस विड्थ हो जाएगी, बस बैंडविड्थ हो जाएगी। तो यहाँ तीन कॉन्सेप्ट थे। पहला बात तो है बस क्या होती है, तो डाटा को लाने और ले जाने के लिए जिन तारों या केबल्स या वायर्स का उपयोग किया जाता है उन्हें बस कहा जाता है कंप्यूटर में। बस की जो चौड़ाई होती है वो उसमें उपस्थित तारों की संख्या होती है, और बस की जो स्पीड होती है वो बस एक सेकंड में कितना डाटा इधर से उधर ट्रांसफर कर रही है वो बस की स्पीड हो जाएगी, और बस की स्पीड को हर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट बस बैंडविड्थ, तो एक निश्चित समय में बस कितना अधिकतम डाटा ट्रांसफर कर पा रही है वो कहलाएगा बस की बैंडविड्थ। अब हम बात करते हैं बस के प्रकार की। तो देखिए जो बस होती है कंप्यूटर में कई तरह की बस होती हैं। डेटा टाइप के आधार पर है, स्थान के आधार पर है, कनेक्शन के आधार पर है, डेटा ट्रांसफर के आधार पर, क्लॉक के आधार पर। अब यहाँ समझते हैं डेटा टाइप के आधार पर बस के अंदर किस प्रकार का डेटा चल रहा है उसके आधार पर बस जो है डेटा टाइप बोलेंगे। और डेटा टाइप के आधार पर बस तीन प्रकार की होती है। जैसे एड्रेस बस, जिस बस के अंदर केवल एड्रेस जाएगा वो एड्रेस बस हो जाएगा। जिस बस के अंदर डेटा जाएगा वो डेटा बस हो जाएगी, और जिस बस के अंदर कंट्रोल सिग्नल जाएंगे वो कंट्रोल बस हो जाएगी। इस तरीके से आपकी ये जो है बस है। इसमें जो एड्रेस बस होती है वो आपकी जो है यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब एक दिशात्मक होती है। बाकी की दोनों जो बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती हैं, मतलब दो दिशात्मक होती हैं। एड्रेस बस में केवल जो है पता जाता है किसी लोकेशन को फाइंड करने के लिए, बल्कि डेटा बस में डेटा आता भी और डेटा जाता भी। वैसे कंट्रोल सिग्नल आ भी जाता है और चला भी जाता है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनता है कि कौन सी बस यूनिडायरेक्शनल होती है यानी एक दिशीय होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर लग जाएगा एड्रेस बस। एड्रेस बस जो है एक यूनिडायरेक्शनल बस होती है। इसके बाद बात करते हैं स्थान के आधार पर। तो जो बस
इंटरनल है, अंदर आंतरिक रूप से काम कर रही है, वो इंटरनल बस होती है। जैसे किसी कंप्यूटर के अंदर जो बस होती है, जैसे पीसीआई बस है या एफएसबी बस है, तो ये सारी की सारी आपकी इंटरनल बस हैं, अंदर ही अंदर काम कर रही हैं। और जैसे आपका यूएसबी बोलते हैं आप, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपकी एक्सटर्नल बस में काउंट हो जाती है, जो बाहर से काम कर रही हैं। इसके बाद होते हैं कनेक्शन के आधार पर। तो कनेक्शन के आधार पर अगर वो अंदर से काम करी तो सिस्टम बस है, और जो है एक्सपेंशन स्लॉट के संग काम करे तो वो एक्सपेंशन बस है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस के संग काम कर रही है तो वो इनपुट आईओ बस कहलाती है। तो इसके बाद आता है डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर के आधार पर बस दो प्रकार की, सीरियल बस और पैरेलल बस। तो देखिए, अगर डेटा किसी लाइन में एक के बाद एक जा रहा है, मतलब एक के बाद एक निकलेगा, यहाँ से एक के बाद एक चला और एक के बाद एक यहाँ पर निकला, तो ये होती है आपकी सीरियल बस। वहीं अगर लाइन बहुत सारी हैं और डेटा यहाँ पर एक साथ चला, एक साथ यहाँ पहुंचा, एक साथ यहाँ पहुंचा और एक साथ बाहर निकल गया, तो ये आपकी हो जाती है पैरेलल बस। तो सीरियल बस में डेटा चलता है, एक के पीछे एक चलता है, और पैरेलल बस में डेटा अलग अलग लाइन में एक साथ चलता है। ये जो है डेटा ट्रांसफर के आधार पर बस हो जाएंगी। और हमेशा रखिए, जो पैरेलल बस होती है वो सीरियल बस से तेज होती है। और इसके बाद जो है क्लॉक के आधार पर बस, क्लॉक के आधार पर बस दो प्रकार की है, सिंक्रोनस बस और असिंक्रोनस बस। ऐसी बस जो क्लॉक साइकिल के साथ तालमेल बना के चलती है, मतलब उसकी टाइमिंग के साथ मैच करते हुए, अपनी टाइमिंग को मैच करते हुए चलती है, वो आपकी होती है सिंक्रोनस बस। और जो टाइमिंग को मैच नहीं कर पाती वो आपकी होती है असिंक्रोनस बस। तो यहाँ आपको जो बस याद करनी है वो केवल आपको समझनी है तीन बस, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। पहला है डेटा टाइप, बस के अंदर किस तरह का डेटा चल रहा है उसके आधार पर बस तीन तरह की है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन बस आपको याद करनी पड़ेगी। डेटा टाइप के आधार पर बस कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद आपको याद करना है डेटा ट्रांसफर के आधार पर। सीरियल बस में डेटा एक के पीछे एक चलता है और पैरेलल बस में डेटा अलग अलग लाइन में एक साथ चलता है। और क्लॉक साइकिल के आधार पर बस आपकी दो तरह की है, सिंक्रोनस बस और असिंक्रोनस बस। तो अगर टाइमिंग सिग्नल के साथ अगर डाटा चल रहा है किसी बस में तो वो आपकी कहलाएगी सिंक्रोनस बस। और अगर टाइमिंग सिग्नल इस तरह का है और जो बस का सिग्नल है वो इस तरह का है, तो ये जो हो जाएगी वो असिंक्रोनस बस हो जाएगी। इस तरीके से आपके बस के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एक शब्द आता है आपके एग्जाम में एफएसबी। एफएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफएसबी को बोला जाता है फ्रंट साइड बस, फ्रंट साइड बस। ये किसी कंप्यूटर की मुख्य बस होती है जो प्रोसेसर और रैम के बीच में काम करती है। इसकी स्पीड को भी जो है मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो जनरली एफएसबी की रेटिंग किसी कंप्यूटर में आप जब रैम खरीदेंगे तो रैम पर हमेशा एफएसबी की रेटिंग आती है, वहीं प्रोसेसर पे भी एफएसबी की रेटिंग आती है। तो अगर आप दोनों की रेटिंग सेम लेंगे तो आपका कंप्यूटर थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पर आपको केवल एफएसबी का फुल फॉर्म याद करना है, फ्रंट साइड बस। एक मुख्य बस है जो प्रोसेसर और रैम के बीच में काम करती है।